आज हमारा S3PP के लिए ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो में आपको ओवरव्यू बताया है। आज भी हम इसके ओवरव्यू के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको S3PP.rajasthan.gov.in जो ये मेरा लिंक दिख रहा है, आप इसे टाइप करके गूगल या क्रोम पे S3PP पे पहुंच सकते हो। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके जो टेप दिए गए हैं इनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ S3PP। जैसे आप क्लिक करोगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं और इसके फंक्शन क्या क्या हैं आप पढ़ सकते हो। वैसे आपके रेगुलर यूज़ में किसी काम के नहीं है ये। SPFC न्यूज़ रूम, यानी जहाँ से ये साइट मॉनिटर की जा रही है, ये उनका न्यूज़ रूम है और वहाँ से वो अलग अलग तरीके के कोई न्यूज़ होते हैं वो अपलोड करते हैं। जैसे नोडल ऑफिसर की लिस्ट है ये, राजस्थान में कितने नोडल ऑफिसर, आप यहाँ क्लिक करके पूरी लिस्ट को पढ़ सकते हो। डेबार्स फर्म, यानी जिन फर्म को डेबार किया गया है, नीचे भी डेबार फर्म है, ये टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ से हेड ऑफ डिपार्टमेंट की आप लिस्ट को देख सकते हो और ये नीचे है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की लिस्ट। तो रेगुलरली हमें यह कोई यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद आता है एक्ट, रूल्स एंड नोटिफिकेशन और सर्कुलर। जो टाइम टू टाइम कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन या कोई अमेंडमेंट आता है तो आप यहाँ से देख सकते हो। S3PP या RTPP के रिगार्डिंग इसके अंदर रूल्स अपलोड होते हैं। सबसे पहले आ गया रूल्स एंड मैनुअल। आप यहाँ से RTPP रूल्स 2013 को देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ PWF वाली है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। GF&AR वॉल्यूम 2, GF&AR का पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो। सजेशन फाइनल ड्राफ्ट SBM वाला, आप यहाँ से SBDs के लिए जो फाइनल ड्राफ्ट बना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। और RTPP अधिनियम 2012 है, वो यहाँ से देख सकते हो। तो मेनली हमारे काम का RTPP अधिनियम 2012 और RTPP नियम 2013, दोनों चीज़ें अलग अलग है। पहले अधिनियम आया था, अधिनियम में धाराएं हैं और जो ये नियम है इसके अंदर नियम दिए गए हैं। तो हम जो बोलते हैं कि RTPP की एक्ट की धारा, जो धारा आपको मिलेगी प्रोक्योरमेंट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट जो बना है इसके अंदर होती है धारा, और पब्लिक प्रोक्योरमेंट के जो रूल बने हैं जो 2013 में आए इसके अंदर होते हैं नियम। उसके बाद IT एक्ट आपको देखना है, यहाँ क्लिक करके IT एक्ट को आप देख सकते हो। IT एक्ट देखना है तो IT एक्ट को यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। IT एक्ट 2000 में आया था और IT एक्ट 2008 में अमेंडमेंट होके आया है। उसके बाद आप मेनली है, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन और सर्कुलर। जो भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते हैं वो यहाँ पर अपडेट होते रहते हैं। जैसे ये नोटिफिकेशन अभी 1 दिसंबर 2025 का है, तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। कोई भी अमेंडमेंट होता है RTPP के नियम में, कोई भी चेंजमेंट आता है तो वो सारे के सारे नोटिफिकेशन और सर्कुलर आपको इसी में मिल जाते हैं। कहीं साइट पे अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप क्लिक करके PDF फॉर्म में रहते हैं, आप क्लिक करके इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में आप अगर S3PP के एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी यूनिकोड, क्योंकि इसके अंदर जो फॉन्ट अगर आप हिंदी में लिखोगे तो यूनिकोड के अंदर ही आपको दिखता है, तो आप हिंदी के यूनिकोड जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये और किसी हमारे, अगर आप PDF रीडर वगैरह आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बस डेली यूज में ये नहीं लेते हैं। उसके बाद आता है इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल, RFP। ये क्या चीज़ होता है RFP का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। क्या फुल फॉर्म इसका? RFP भी एक टाइप का, अगर हम बात करें, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। प्रपोजल यानी कोई भी आपको प्रपोजल है, यानी आवश्यकता, प्रपोजल को बोलते हैं आवश्यकता। आपको आवश्यकता के लिए कोई भी अनुरोध करना है तो उसको बोलते हैं RFP। यहाँ RFP आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप खोल के देखना है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, आपको कैप्चा डाल देना है। मैं कैप्चा कोड डाल देता हूँ इसके अंदर। जैसे आप कैप्चा कोड डाल के यहाँ सर्च पे क्लिक करोगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन आप इसको नीचे स्क्रॉल करना, ये स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने आ जाएगा, तो आप RFP को यहाँ पढ़ सकते हो। नॉर्मली एक टाइप का क्या होता है कि जो अमेंडमेंट टाइप जो हम निकालते हैं वही इसके अंदर अपलोड करते हैं। जैसे मैं एक RFP को यहाँ से अपलोड कर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये सीमित निविदा, यानी आपको
लिमिटेड टेंडर जिसको बोलते हैं, लिमिटेड टेंडर करने के लिए इन्होंने एक NIB टाइप का बना के डाल रखा है टेंडर डॉक्यूमेंट। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जो हमारा ये पोर्टल बना हुआ है RFP वाला, तो RFP के अंदर हम सीमित निविदा को अगर इनवाइट करना है तो उसको यहाँ से आप इनवाइट कर सकते हो। RFP वाले में पता चल गया आपको सीमित निविदा के लिए। स्विच चैलेंज कम ही लोग करते हैं। स्विच चैलेंज के बारे में आप RTPP नियम में पढ़ोगे। जब हम RTPP नियमों के बारे में जानकारी लेंगे उस टाइम आपको स्विच चैलेंज क्या प्रोसीजर होता है उसके बताएंगे। ये वाली जो टैब है इसके अंदर जो सर्च फॉर बिड्स दिया है, इसके नीचे जितने भी टैब्स है ये बिड को सर्च करने के लिए ही है। जैसे हमने देखा कि इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल जो RPF था उसके अंदर सीमित निविदा को अपलोड किया गया है। अभी देख लेते हैं स्विच चैलेंज क्या चीज़ है। यहाँ से आपको जो स्टार मार्क वाला है उसी को सिलेक्ट करना है। जैसे 24-25 में 25-26 में कोई स्विच चैलेंज के लिए नहीं डाला है, इसके अंदर आपको कैप्चा डालना है। आपको सिर्फ स्टार मार्क और कैप्चा वाले जो भी हैं वो कैप्चा डाल के आपको सीधा सर्च करना है। आपको इसके नीचे दिख जाएगा स्विच चैलेंज, कोई बुक्स प्रिंट करवाने के लिए इन्होंने स्विच चैलेंज किया था। और इसके डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं स्विच चैलेंज के, आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप में जाओ के आपको दिख जाएगा। ज़्यादा ऑफिसों में ये काम नहीं आता है। जैसे ये नोटिस इन्वाइटिंग बिड सेम NIB है जो मैं कल जिक्र कर रहा था। NIB पहले अपलोड करनी पड़ती है, उसके बाद भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो ये भी एक टाइप की NIB है। तो यहाँ तक हमने स्विच चैलेंज देख लिया था। उसके बाद इन्विटेशन फॉर बिड सर्च, सेम आपके इसके अंदर भी बिड होते हैं और आप यहाँ से बिड को सर्च कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हो आपको वो डिपार्टमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन मैं अभी के लिए कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सभी का कॉमनली आ जाएगा इसके अंदर। अदरवाइज अगर आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको एक फिल्टर लग जाएगा कि आपके डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जितने भी टेंडर हो रहे हैं राजस्थान में वही आपको दिखेंगे। यहाँ से अगर आपको ज़्यादा देखने हैं तो आप संख्या को बढ़ा सकते हो, 100 कर लो, आपको ज़्यादा दिख जाएगा। इसके अंदर आप किसी की भी देखना है, जैसे मैं 100 कर देता हूँ इसमें, तो आपको काफ़ी सारे इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे मैं कोई जिला परिषद उदयपुर का खोल के दिखाता हूँ। ये भी 181 टेंडर का है। अभी 181 टेंडर क्या होता है, ज़्यादातर पंचायती राज में होता है और पंचायती राज नियम 1996 का जो नियम 181 होता है उसके अंदर प्रावधान किया गया। ये भी सीमित निविदा डाली है, ये किसी ग्राम पंचायत में कोई काम है उसके लिए। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इन्विटेशन ऑफ RPF देख लिया, स्विच चैलेंज देख लिया, इन्विटेशन ऑफ बिड सर्च देख लिया। NIB सर्च, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको NIB क्या है, आपको NIB बनाना पड़ेगा। इसलिए आप NIB सर्च पे जाके आप अपना यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है, अपना विभाग को सेलेक्ट कर लेना है और कैप्चा डालोगे तो आपके इसके नीचे NIB आपको दिखेगी। NIB को खोल खोल के आपने पढ़ना है जिससे आप NIB बनाना सीख जाओ। NIB का फुल फॉर्म होता है नोटिस इन्वाइटिंग बिड। उसके बाद यहाँ से बिड सर्च, बिड होते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट जो कि NIB के बाद में अपलोड होते हैं, तो वो भी आप यहाँ से ये सेलेक्ट करके अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके और यहाँ पर कैप्चा डाल के आपको नीचे की तरफ प्रदर्शित हो जाएंगे। ज़्यादातर कोशिश करना है कि अपने विभाग के देखने हैं जिससे आप बनाना सीख जाओ कि NIB क्या होता है। उसके बाद आता है कंपेरिजन चार्ट। कंपेरिजन चार्ट क्या होता है, जब हम टेंडर को अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद हम टेंडर को ओपन करते हैं। ओपन करते हैं तो मान लो कि हमारे पास 2, 3, 4, 5 कितनी भी फर्में आई है, कहीं एक भी फर्म आ सकती है, तो आप वहाँ पर उन फर्मों का कंपैरिजन करते हैं। पहले हम टेक्निकल बिड को खोलते हैं, फिर उसका एक कंपैरेटिव चार्ट बनाते हैं। उसके बाद जो फर्म है वो टेक्निकल में सफल हो जाती है, उन्हीं का फाइनेंशियल बिड खोला जाता है और फाइनेंशियल बिड का भी चार्ट बनाते हैं। अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ चार्ट कैसे बनता है। आप यहाँ से खोल खोल के आपको सीखना है कि चार्ट कैसे बनता है। मैं कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं करा, मैं सीधा कैप्चर डाल देता हूँ तो इसमें सभी डिपार्टमेंटों के आ जाएंगे। इसमें पारदर्शिता इतनी है कि आप कुछ छुपा नहीं सकते हैं। आपने टेंडर ओपन किया, क्या क्या कमियां पाई गई, किस फर्म को आपने रिजेक्ट किया है, किस फर्म को आपने सफल किया है, यानी सफल और असफल दो लिखते हैं हम, तो आपने किस फर्म को सफल किया और किस फर्म को आपने असफल किया है। आप इसमें कोई छुपाव नहीं हो सकता है, आप इसमें देख सकते हैं। ये कंपैरिजन चार्ट में आपको दिखा देता हूँ एक सैंपल। जैसे कार्यालय ग्राम पंचायत प्रकाशनी पंचायत समिति लूणी का कोई टेंडर है, उसके अंदर ये डिटेल्स इस प्रकार लिखी जाती है। आप भी अपने विभाग की कंपैरेटिव स्टेटमेंट देख के आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना सीख सकते हैं। सबसे पहले तकनीकी मूल्यांकन में ये 3 फर्म आई है, तीनों फर्मों का
जो रिक्वायरमेंट थी इनको तकनीकी बिड में, जैसे धरोहर निविदा शुल्क है, धरोहर राशि, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी पिछले गत माह का जीएसटी रिटर्न भरा हुआ है, पैन नंबर है, सारे टेंडर डॉक्यूमेंट है। अभी यहाँ पर तकनीकी निष्कर्ष में सफल है या असफल है, यहाँ पर तीनों फर्में सफल हुई है। उसके बाद यहाँ पर उपापन समिति के जो सदस्य होते हैं वो साइन करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल बिड खुलता है, फिर फाइनेंशियल बिड का भी कंपेरेटिव स्टेटमेंट इस तरीके से बनता है। ये 3 फर्में हैं और तीनों फर्मों के रेट आप देख रहे हो, अलग अलग रेट है। ये जो सबसे लोअर रेट वाली फर्म है ये अबो में है, ये 1.25% अबो में है और ये BSR में है। तो इसके अंदर L1 जो हो गई है वो ये वाली फर्म हो गई, ये L2 और ये L3। तो इस प्रकार से हम L1, L2 और L3 लिख देते हैं इसके नीचे कॉलम बना के। उसके बाद उपापन समिति के तीनों सदस्यों का, यहाँ पर चारों सदस्यों का हस्ताक्षर हो जाता है। उपापन समिति में जितने भी सदस्य हैं उनके सभी के हस्ताक्षर करवाने होते हैं और उसका रिजल्ट है वो लिखना होता है यहाँ पर। इस प्रकार से आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाना सीख सकते हैं और उसको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ अपलोड नहीं होता, यहाँ सिर्फ देखने के लिए ही है ये। तो इस प्रकार आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट को यहाँ से देख सकते हैं। लेटेस्ट एक्टिव बिड, अभी लेटेस्ट में कौन सी बिड एक्टिव है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है, सभी विभागों की दिख जाएगी कि ये अभी ओपन है। उसके बाद बिड क्लोजिंग टुडे, आज जो बिड क्लोज होने वाली है, जिनका आज एंड डेट है, वो सारी बिड्स आपको इसमें बिड एंड टुडे वाले में जाके देख सकते हो कि आज कौन सी क्लोजिंग होने वाली है। क्लोजिंग विद इन 7 डेज, अगले 7 दिनों में कौन सी बिड्स क्लोज होने वाली वो देख सकते हो। और क्लोजिंग विद इन 14 डेज, यानी 7 दिन के अलावा अगर 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन में अगर कोई बिड क्लोज होने वाली है तो आप यहाँ से देख सकते हो। मिनिमम हम बिड को 7 दिन देते हैं, इमरजेंसी के अंदर आप 3 दिन का टाइम देकर भी बिड ओपन कर सकते हैं, लेकिन साधारण समय में हम 7 दिन से कम का समय नहीं देते हैं। 7 दिन से ज़्यादा दे सकते हैं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेनली आपको एक बार मैं यहाँ से रिवाइज करवा देता हूँ। आज मैंने आपको ये बताया है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन SPPP के फंक्शन आप देख सकते हैं, या न्यूज रूम से अगर कोई फॉर्म्स वगैरह या फिर लिस्ट अपडेट करते हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्ट, रूल एंड नोटिफिकेशन, यानी जो भी संशोधन, कोई भी टाइप का सर्कुलर या नोटिफिकेशन या रूल में कोई अमेंडमेंट होता है तो इसमें आप जाके देखते रहना समय पर, बीच बीच में। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था PDF प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं आप, यहाँ से हिंदी के यूनिकोड फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो RFP हमने देखा था ये एक टाइप की सीमित निविदा है, स्विच चैलेंज की प्रक्रिया के लिए यूज करते हैं। इन्विटेशन ऑफ बिड सर्च, इसके अंदर भी सीमित निविदा दिखेगी आपको। NIB सर्च, इसमें आप NIB को देख सकते हो। इसमें बिड सर्च है, इसमें आप बिड डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। इसमें कंपैरिजन चार्ट है, तो हमने टेंडर ओपन करने के बाद किस प्रकार से उनका कंपैरिजन चार्ट बनाया वो भी आपको दिखा दिया। आप अपने विभाग के इसमें देखते रहना जिससे आप सीख जाओ। लेटेस्ट एक्टिव बिड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी बिड एज ऑन डेट एक्टिव है वो सारी की सारी आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर दिख जाएगी। बिड क्लोजिंग टुडे, आज जो बिड क्लोज होने वाली है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, जो बिड आज क्लोज होने वाली सारी की सारी इसमें आपको दिख जाएगी। क्लोजिंग विद इन 7 डेज, ऐसे ही आप 7 दिन में बिड क्लोज होने वाली है, इस पर क्लिक करके देख सकते हो जो बिड 7 दिन में क्लोज हो रही है। और क्लोजिंग विद इन 14 डेज, यानी 14 दिन के अंदर कौन सी बिड से क्लोज हो रही है। 7 दिन से ज़्यादा यानी 8 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में अगर कोई बिड क्लोज हो रही है वो डायरेक्टली यहाँ से आप देख सकते हो। ये आपको एक देखने का तरीका है, यानी यहाँ से जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से अपलोड कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपलोड आपको लॉगिन होने के बाद ही करना पड़ेगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैंने आज सिर्फ आपको लेफ्ट साइड वाली टैब के बारे में बताया। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। कल हम अगले वीडियो में ये ऊपर वाली जो भी टैब है, होम, कैंसिल, कोरिजेंडम, वर्क ऑर्डर, अपील और साइन इन, तो मैं बाद में बताऊँगा आपको। यहाँ तक आपको ऊपर वाली टैब को क्लियर कर देंगे और उससे अगले दिन ये वाली टैब जितनी भी है इन सब टैब के बारे में बता देंगे। तो अगले 3 दिन के बाद हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको लाइव टेंडर कैसे अपलोड होता है वो आपको मैं सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।